सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टारगेट शिक्षक आपके लिए लेके आया है टारगेट सीटेट 2020 क्रैश कोर्स, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के अपने नेक्स्ट टॉपिक अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। इससे पहले की टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, या कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीडीपी और ईवीएस की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां से भी जाकर पूरे वीडियोज को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस की। तो देखिए टॉपिक जो हमारे लिए अधिगम अक्षमता, ये 2 मार्क्स लगभग हर साल 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा गया है, लेकिन कभी कभी यहाँ से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया, लेकिन कोई भी ऐसा साल नहीं रहा है जब सीटेट ने यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो इसलिए इसकी टॉपिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो लगभग 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं अधिगम अक्षमता की। देखिए अधिगम अक्षमता जो है, अगर इसको हम लोग एनालाइज करें तो देखते हैं ये पाते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अधिगम दूसरी अक्षमता। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अधिगम क्या होता है और फिर जानते हैं अक्षमता क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। देखिए अधिगम होता क्या है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है जो सीखना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, अर्थात व्यवहार में प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको ही सीखना कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे हम लोग जब पहले जब छोटे थे तो जब स्कूल गए तो हम लोगों को वहाँ पे स्कूल जाने में कई सारे हमारे जो पूर्व के अनुभव थे जो हम लोगों ने प्राप्त किया अपने घर के, वो अनुभव, उन अनुभवों के साथ हम लोग स्कूल में प्रवेश किया और जो हमें स्कूल में प्रशिक्षित किया गया, तो उसके बाद हम लोगों के जो व्यवहार में परिवर्तन आया उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम। देखिए अधिगम होता क्या। अधिगम शब्द का सामान्य आशय है सीखना है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए जीवन पर्यंत क्या होती है कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं तभी से हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं आती तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम लोग। मतलब हर वस्तु से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अधिगम जो है वो एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, अभी हम लोगों ने बात किया, और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयास करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अभी हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा यह दी थी कि अपने अनुभव के द्वारा, जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो बालक सीखता है उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम। तो वही बात कही गई यहाँ पे कि अनुभवों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, सीखना। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। मतलब सीधा सीधा इसकी यथार्थता इस बात से आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति जितना अच्छा सीखने वाला होता है वो उतना ही व्यवहार कुशल होता है, अपनी समस्याओं को उतना ही आसानी से समाधान कर लेता है और अपनी विभिन्न परिस्थितियों के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि सीखना क्या होता है। सीखना होता है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को सीखना कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अक्षमता या डिसेबिलिटीज के बारे में। देखिए अक्षमता का तात्पर्य क्षमता में अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। देखिए अक्षमता लिखा ही है, अक्षमता मतलब क्षमता के आगे आ लगा दिया गया। और जब भी किसी शब्द के आगे आ लगा दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका जो अर्थ होता है वो ना के बराबर होता है। तो अक्षमता मतलब ना क्षमता, तो ना क्षमता मतलब उसमें क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति, यही होती है अधिगम, यही होती है आपकी अक्षमता। अब बात कर लेते हैं अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने, देखिए क्योंकि अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, तो अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता में कमी या अनुपस्थिति से है। तो यही बात हो गई, मतलब जो हमारी सीखने की क्षमता में है अगर ये उसमें कमी है या उसकी योग्यता में वो अनुपस्थित है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिगम अक्षमता। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे हमारी वाक, जैसे हमारे बोलने में कभी कभी जो अक्षमता होती है, हम प्रॉपर स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते, उसको वाक अक्षमता बोलते हैं। पठन, जब हम पढ़ नहीं पाते हैं तो ये पठन अक्षमता हो जाती है। लेखन, हमारे लिखने में अशुद्धता होती है, मतलब हम स्पष्ट जो पठनीय राइटिंग होती है उसको लिख नहीं पाते। अंकगणित गणना, जैसे हम कोई चीज कैलकुलेशन नहीं कर पाते, विभिन्न मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो वहां पर भी अक्षमता होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणित गणना। तो बात करते हैं कौन कौन सी अक्षमताएं हैं जो हमारे सीटेट में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले जो अक्षमता आती है उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया। देखिए आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि ये आपको पठन विकार करके बहुत कम देखने को मिलेगा। आपको क्या वहां देखने को मिलेगा, डिस्लेक्सिया आपको इंग्लिश में दे देगा या तो डिस्लेक्सिया आपको हिंदी में लिख के दे देगा। तो आप बस इस बात की याद रखिए कि डिस्लेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। पठन विकार से क्या तात्पर्य है, देखिए पठन विकार का जब बालक को पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया। मतलब क्या होता है, बच्चा किसी चीज को लिखा होता है तो उसको पढ़ नहीं पाता या अशुद्ध रूप से पढ़ता है तो उसको बोलते हैं पठन विकार। देख ले, बात करते हैं लक्षण की। देखिए इसमें क्या होता है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। अधिगम मतलब वर्णमाला को पढ़ने में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है,
और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। जैसे श को वाच पढ़ना, 6 को 9 पढ़ना। बच्चा जैसे ऐसे 6 लिखा है तो उसको 9 पढ़ता है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है, मतलब कोई चीज का उल्टा पढ़ लेता है, सा को वाच पढ़ना, 6 को 9 पढ़ना। तो ये आपको मिलेगा देखने को। ये आपका जब भी पूछा जाएगा कि ये किस अक्षमता के अंतर्गत आता है, कि एक बच्चा है जो सा को वाच पढ़ता है या 6 को 9 पढ़ता है, तो आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए वो जो बालक वो है वो किस अक्षमता से ग्रसित है। तो आप बताएंगे वो बालक जो है वो डिसलेक्सिया या पठन विकार से ग्रसित है। देखिए एग्जाम्पल, एक बात कभी कभी जैसे एक बार पूछा गया था कि ये बताइए कौन सा ऑर्डर है जो रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर होता है। रीडिंग और राइटिंग मतलब लिखने में और पढ़ने में। तो देखिए लिखने में और पढ़ने में, तो पढ़ने का तो आपको पता ही है कि पठन विकार होता है, लेकिन जब भी आपको कंबाइन करके पूछा जाए कि बच्चे को लिखने और पढ़ने और लिखने दोनों में दिक्कत होती है, तब भी आपको वहां पे डिसलेक्सिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि लिखने का जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगली क्षमता के बारे में। तो अगली क्षमता जो हमारी है वो डिसग्राफिया, इसको बोलते हैं हम लोग लेखन विकार, डिसग्राफिया। देखिए ग्राफिया शब्द जो बना है वो ग्राफ शब्द से बना है, और ग्राफ मतलब ये होता है कुछ चीज का खींचना। तो खींचना मतलब खींचने में भी हम लोग किसी मतलब कुछ लिखते ही हैं, तो वही बात होगी। यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कोरिलेट करके कि डिसग्राफिया, ग्राफिया बना है ग्राफ से, और ग्राफ का मतलब होता है कुछ भी खींचना। तो ये हो गया डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में बच्चा क्या होता है, उसको लिखने में दिक्कत होती है। देखिए अशुद्ध वर्तनी या अनियमित रूप से आकार वाले अक्षर को यहाँ लिखना, इस बात को यहाँ पकड़ के रखिएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वहां पे लिखना आएगा, और जो हम लोग डिसलेक्सिया पढ़ते हैं वहां पे पढ़ना आता है। तो यहाँ पे हर बात में कहीं ना कहीं लेखन की बात आ जाएगी। देखिए लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज को बहुत नजदीक पकड़ना। अपठनीय लेखन, इलिजिबल हैंड राइटिंग, मतलब ऐसा लिखा है बच्चा कि दूसरा व्यक्ति है उसको पढ़ ना पाए, तो वहां पर दिक्कत होती है। और उसके बाद लाइनों को ऊपर नीचे लिखा जाना। देखिए हर पॉइंट में आपको एक बात कॉमन मिल रही है कि ये जो विकार होता है वो आपको लिखने से संबंधित होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर आपने पीछे तो जो बताया है, सर आपने कहा है कि जो रीडिंग और यहाँ पर राइटिंग की बात आती है जब, तो आपने बताया तो यहाँ डिसलेक्सिया, लेकिन आप जब बात करते केवल राइटिंग की तो वहाँ बोलते हैं डिसग्राफिया। तो ये यहाँ हम कब डिसग्राफिया समझेंगे और कब डिसलेक्सिया समझेंगे। तो देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए कि डिसलेक्सिया देखिए जो होते हैं उसमें रीडिंग एंड राइटिंग दोनों शब्द आपको एक साथ जब भी पूछा जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जाएगा कि रीडिंग डिसऑर्डर मतलब पढ़ने में जब दिक्कत होती है तो कौन सा डिसऑर्डर है या कौन सी अक्षमता है। तो आपको बताना है पढ़ने में अगर दिक्कत होती है तो पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया है, लेकिन जब कहते पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी अक्षमता है तब बताइए कौन सी अक्षमता है, तो भी आपको बताएंगे वहाँ डिसलेक्सिया है। अब बात इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए बात करते हैं कि जब बालक पढ़ेगा गलत तो उसको लिखेगा गलत। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई चीज को सुनते गलत है तो उसको बोलते भी गलत है। तो हमारा जो बोलना वहां पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने उसको सुना कैसे है। तो वही बात होती है कि अगर हमने पढ़ा ही गलत है, अगर हमने 6 को 9 पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सी बात हम उसको 9 ही लिखेंगे, ना कि उसको 6 लिखेंगे। तो यही बात इसीलिए कहा गया कि जब भी रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर दोनों एक साथ आते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया या पठन विकार। लेकिन जब भी बात आती है केवल राइटिंग डिसऑर्डर की, मतलब बच्चे को केवल लिखने में दिक्कत होती है, वो अशुद्ध हैंड राइटिंग लिखता है, गंदी तरीके से लिखता है, लिखने में समझ नहीं आती है क्या लिख रहा है वो, तो तब वहां आपको आता है डिसग्राफिया। तो हमारे 2 डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए। बात करते हैं हमारे अगले डिसऑर्डर के बारे में जिसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया ये बना ही है कैलकुलिया शब्द से। कैलकुलिया शब्द जो होता है वो कैलकुलेशन से संबंधित होता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, गणन विकार या गणना विकार। इसमें बच्चे को जो होती है वो अंक गणती की संक्रियाओं या गणनाओं को करने में दिक्कत होती है। अंक गणती जो चिन्ह होते हैं उनको समझने में कठिनाई होती है। अंक गणती संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, मतलब बच्चा कोई भी चीज होता है जैसे कह दिया जाए बच्चे से 5 और 7 को जोड़िए तो कितना होता है, तो वो उंगली में गिनेगा 1 2 3 4 5, और फिर दूसरे में गिनेगा 5, फिर 2 इसमें गिनेगा, ऐसे जोड़ के बताएगा, फिर पूरा गिनते हुए आएगा 1 से लेकर 12 तक, फिर कहेगा वो 12 होता है। तो इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया मतलब आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी बच्चे को कहीं बात आ जाए कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है या गणना या गणती संक्रियाएं करने में दिक्कत आ रही है उसको, मतलब कोई चीज का वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, उसको गणित संबंधी सवाल नहीं लगा पाता है, उसकी न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है वो बहुत वीक है, तो आप बताएंगे वहां पे उसको डिसकैलकुलिया है। देखिए आप इस बच्चे को देख रहे होंगे कि बोर्ड पे देख रही है और सामने विभिन्न संख्या लिखी हुई है मैथमेटिक्स, तो पीछे हाथ लगा तो मतलब सोच बहुत दिमाग को जोर डाल रही लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये जो बच्ची है वो आपकी डिसकैलकुलिया से पीड़ित है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट के, तो ये होती है जो डिस्पैक्सिया। देखिए जो डिस्पैक्सिया होती है इसका जो इसमें जो होता क्या है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमको लोग मसल्स का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है। तो मसल्स का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाने की वजह से क्या होता है, हम मसल्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमको चलने फिरने में दिक्कत होती है या विभिन्न कामों को एक साथ करने में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के रूप में
कि कोई बालक है जो अगर उसकी मसल से कंट्रोल नहीं है तो उसको चलने में दिक्कत होगी, हो सकता है वो उस टाइम पे अगर पेन पकड़े तो उसको पेन पकड़ने में दिक्कत होगी, और जब उसको पेन पकड़ने में दिक्कत होगी तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसको लिखने में भी दिक्कत होगी। तो जो डिस्पेक्सिया का बालक हो सकता है तो उसमें मैक्सिमम ऑफ द चांस प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको लेखन विकार भी होता है, मतलब वो डिस्ग्राफिया से भी पीड़ित होता है। लेकिन आपको जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ हमेशा एक शब्द दिया जाएगा कि उसका मांसपेशी नियंत्रण जो होता है वो वीक होता है, उसके मांसपेशियों में नियंत्रण नहीं होता। तो बताइए वो जो बालक है वो किस रोग से पीड़ित है या किस अक्षमता से पीड़ित है। तो बात करेंगे तो वो आपका डिस्पेक्सिया या इसी को बोलते हैं डिस्पेक्सिया से पीड़ित है, मतलब उसके मसल से या मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब विभिन्न मांसपेशियों को एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। इसका एक एग्जांपल के रूप में आप ये मान सकते हैं, हालांकि ये सटीक एग्जांपल नहीं है, फिर भी आप आपने देखा होगा कि जो हमारे स्टीफन हॉकिंस का अगर आपने नाम सुना होगा तो उनका जो पूरा शरीर था वो पैरालाइज हो गया था, तो उनका किसी भी मसल पे कंट्रोल नहीं था सिवाय केवल ब्रेन पे, उनका सिर्फ ब्रेन कार्यरत था और बाकी किसी मसल पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन इसमें जो होता है ऐसा नहीं होता पूरी तरीके से कंट्रोल खो जाता है, लेकिन कंट्रोल कम होता है। जब कंट्रोल कम होता है तो उसको बोलते हैं डिस्पेक्सिया। तो यहाँ मसल से कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले डिसऑर्डर के बारे में जिसको बोलते हैं हम लोग ADHD। इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखिए बात नहीं लिखा, अटेंशन मतलब ध्यान, डिफिसिट मतलब कमी, ध्यान में कमी, हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील बालक। आप इस फोटो को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो बालक है ये क्लासरूम में बैठा हुआ है। देखिए क्लासरूम में बैठा हुआ है और देख कहाँ रहा है, प्लेग्राउंड या बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसका मतलब क्लासरूम में ध्यान नहीं लग रहा है, तो वो उसका ध्यान, तो इसीलिए बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट मतलब ध्यान में कमी आ रही है, और हाइपर एक्टिव बाहर जो बच्चे काम हो रहा है उसकी तरफ वो एक्टिव है, बाहर ज्यादा काम कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं ADHD। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, मतलब उसको एक जगह फोकस ध्यान को केंद्रित करने में दिक्कत होती है और ध्यान को एक जगह केंद्रित करने में दिक्कत होती है। और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी, मतलब जो वो बालक इतना ज्यादा क्रियाशील होता है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब इसीलिए उसको बोलते हैं वो अपने एक्टिविटियों पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, अपनी एक्टिविटीज पे जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाता है और कक्षा में या कहीं एक काम पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसी को बोलते हैं हम लोग ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बात करते हैं अपने अगले ऑर्डर की, ASD जिसको बोलते हैं ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए ये ऑटिज्म, ये बालक जैसे आपका है, जा रहा है रोड पे लेकिन उसको कोई खबर नहीं कि हमारे पीछे गाड़ी चल रही है, कुछ और चल रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने आप में मगन रहता है वो बालक। क्या होता है? वो अपने आप में मगन रहता है, इसीलिए बोलते हैं इसको स्वलीनता। स्व मतलब होता है अपना और लीनता मतलब अपने आप में लीन, तो स्व मतलब अपना और लीनता मतलब हो गया लीन, तो अपने में जो लीन रहे, अपने में जो खोया रहे, तो वो होता है ऑटिज्म। इसी को बोलते हैं ASD, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो अब इसके बात कर लेते हैं लक्षण की। तो देखिए ये जो बालक होते हैं, ऑब्वियसली जो बालक अपने आप में खोया रहेगा तो वो समाज से उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखेगा, समाज से उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो इसी को बोलते हैं, यही बात पॉइंट लिखा हुआ है कि समाज से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, अपने आप में मग्न होता है और बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, मतलब एक ही कार्य को बार बार करता है, वो किसी चीज को बार बार दोहराना, एक ही चीज को बार बार दोहराता रहता है, इसी को बोलते हैं ऑटिज्म या स्वालीनता। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की जिसको बोलते हैं डिस्फासिया। इसको आपको कहीं कहीं मिलेगा देखने को डिफेजिया, इसको बोलते हैं स्पीकिंग डिसऑर्डर, मतलब उसको बोलने में जो दिक्कत होती है उसी को बोलते हैं डिस्फासिया या डिफेजिया। अब एक कंफ्यूजन बच्चों का हमेशा होती है कि सर ये डिस्फासिया, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है डिस और कहीं कहीं ए, मतलब डिसलेक्सिया मिलेगा, फिर कहीं कहीं देखने को मिलता है अलेक्सिया मिलेगा, डिस्फासिया हो गया, अफासिया हो गया, डिसकैलकुलिया होता है, अकैलकुलिया होता है। तो ये सर डिस और ए का जो झंझट है ये होता क्या है कि डिस और ए, देखिए डिस और ए में कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपको डिसलेक्सिया मिल जाए या डिस्फासिया मिल जाए तो वहां आपको घबराना नहीं, मतलब सारी चीजें वही होती है। अगर डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार तो अलेक्सिया का मतलब भी होता है पठन विकार। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना विकार, बच्चों को गणती संक्रिया करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपको अकैलकुलिया में भी बच्चे को गणती संक्रिया करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। बात समझ लेते हैं डिस और ए का जो झंझट होता है ये होता क्या है। तो देखिए डिस का मतलब होता है कोई जो उसके अंदर क्षमता है वो इतनी सीमा में है कि उसको अगर सुधारा, उसको उसमें अगर सुधार किया जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जब बात आ जाती है आ की मतलब अलेक्सिया, तो मतलब उसमें पठन विकार इतना ज्यादा है सीमा से कि उसको सुधार पाना काफी हद तक असंभव जैसा होता है, मतलब मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बात होती है डिस और आ की। तो यही डिसकैलकुलिया मतलब उसके गणितीय संक्रियाओं में जो विकार होता है वो इतना है कि उसको प्रैक्टिस के दौरान सुधारा जा सकता है, लेकिन बात आ जाए अकैलकुलिया की तो उसको ऐसा है जो गणितीय संक्रिया मतलब गणितीय अंक की गणना करने में जो उसको दिक्कत होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको सुधार पाना
दिक्कत होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन कौन से याद करने हैं जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए आपको जो एग्जाम में पूछा गया है, एक आपका डिस्लेक्सिया पूछा गया है, जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एक डिस्लेक्सिया पूछा गया है। उसके बाद आपको जो पूछा गया है डिसकैलकुलिया पूछा जाता है, डिसकैलकुलिया आपको जो दूसरा पूछा जाता है वो डिसकैलकुलिया पूछा जाता है। उसके बाद आपको जो पूछा जाता है, देख लेते हैं, आपको ये वाला पूछा ADHD पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात होती है वो आपका पूछा जाता है, वो ADHD पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो होता है वो आपका पूछा जाता है। और आपका तो डिस्ग्राफिया एक आपका जो होता है वो आपका डिस्ग्राफिया पूछा जाता है, जो मतलब लेखन विकार। तो देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? आपका पठन विकार होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? आपका जैसे बच्चों को गणितीय संक्रियाएं करने में दिक्कत होती है, इसका मतलब गणन विकार या गणना विकार होता है। डिस्ग्राफिया बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। और ADHD जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी तक यही 4 आपके यहाँ पूछे गए हैं, बाकी हमने लगभग सारे डिसऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा गया है। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में, देखिए यहाँ बात आ गई लिखने में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से बात आ रही है। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में, तो डिस्ग्राफिया से बात आ रही है कहीं ना कहीं इसमें। तो लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। तो आप लिखने को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, कुछ इस टाइप करके पूछा जाएगा, तो वहाँ आपको यहाँ समझ में आ गया बात लिखने की हो रही है ना कि पढ़ने की। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्ग्राफिया है। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो मतलब लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम में असक्तता से, अधिगम में कठिनाई से, अधिगम में समस्या की, और अधिगम में असुविधा की। तो देखिए बात करते हैं अधिगम में असक्तता की। अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आप यहाँ पर मिलेगा देखने को लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसी के लिए बोलते हैं इसको अधिगम में असक्तता की। तो इसका जो पहला आंसर हो गया, मतलब उसको लिखने में कठिनाई हो रही है, तो ये जो लक्षण है वो अधिगम असक्तता या लर्निंग डिसेबिलिटीज का। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश भी देखते हुए चलिए, क्योंकि CDP किसी कोई भी हो, पेडागाजी में आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा कंपलसरी होती है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन कभी कभी या तो उसका इतना कठिन हो जाता है या कि हिंदी ट्रांसलेशन लिख के ही नहीं देते हैं, तो ये लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको इंग्लिश का साथ साथ देखते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकृत लिखावट, देखिए बात आ गई फिर लिखने की। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? डिस्प्रैक्सिया, नहीं, ये डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो मसल कोऑर्डिनेशन का होता है। डिसकैलकुलिया ये गणितीय संक्रियाओं का होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसके बाद डिसलेक्सिया ये जो होता है वो पठन विकार, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बात आती है डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया आपका जो होता है वो लेखन विकार से संबंधित होता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। देखिए बात करते हैं पढ़ने, इसलिए इसको अंडरलाइन किया हमने। पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए बात यहाँ लिख गई पठन अक्षमता की, क्योंकि हालांकि उन्होंने हिंदी दे रखी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में आपने पीछे देखा हुआ है कि वो इंग्लिश में ही देता है, ना कि हिंदी में दे रहा है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद रखना है। तो ये बात आ गई, देखो तो पढ़ने एवं समझने में कठिनाई होती, तो ये वाला जो पीड़ित है वो पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया से पीड़ित है। ये लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया आपको पता ही है, गणितीय क्षमता डिसकैलकुलिया वो भी आपको पता है, और डिस्प्रैक्सिया गति समन्वय अक्षमता मतलब मसल्स कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये बात हो गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये जो पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हैं, इसीलिए एक ही सेम कलर से हैं। इसका मतलब ये यहाँ से लगभग इस टॉपिक से लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम में जो होता है वो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में, देखिए संख्या आ गई कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है। पठन अक्षमता ये तो पढ़ने में होती है, इसलिए पहला विकल्प गलत। लेखन क्षमता ये लिखने में होती है, ये भी गलत। डिस्ग्राफिया गणितीय क्षमता या डिस्कैलकुलिया यही होती है आपकी जो संख्या या परिकलन में, मतलब मैथमेटिकल जो इम्प्लीकेशन होते हैं वहाँ पे दिक्कत करते होता है बच्चे को, इसलिए इसको बोलते हैं गणितीय क्षमता या डिस्कैलकुलिया। ये आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो मैच करने के लिए आया है। तो मैच करने के लिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा से उनकी प्राथमिक विशेषताओं के लिए सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो देखिए जब बात करते हैं मैचिंग की, तो मैचिंग में हमको याद रखते हैं कि हो सकता है कि हमको पूरी मैचिंग ना आए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग उसको विकल्प के सहारे भी लेके चलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विकल्प कर लेना हमको ज़्यादा आसान पड़ता है। तो बात कर देखिए प्रतिभाशाली, तो देखते हैं कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण है। तो प्रतिभाशाली धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये हो नहीं सकता है प्रतिभाशाली का।
प्रतिभाशाली मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, बिल्कुल ये लक्षण प्रतिभाशाली का हो सकता है। उसके बाद आसानी से विचलित होने की आदत, ये भी प्रतिभाशाली की नहीं। इसका मतलब पहले का ए और सी तो नहीं है, तो ए और सी तो नहीं, तो पहले का ये तीसरा ऑप्शन कट गया, क्योंकि पहले का ए और सी तो नहीं, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन तो कट गया। अब बात करते हैं अधिगम असक्तता। तो देखिए अधिगम असक्तता जो होती है वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये आपका अधिगम असक्तता को दर्शाता है। इसका मतलब दूसरे का ए पॉइंट सही हो गया। दूसरे का ए पॉइंट देख लेते हैं, दूसरे का ए पॉइंट सिर्फ एक विकल्प में सही है और बाकी में नहीं। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन वो सही हो गया। देखिए हमको पूरा मिलाना भी नहीं पड़ा, हमने दूसरे का पहला मिला लिया और हमें आंसर मिल गया। अब बात कर लेते हैं इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। तो पूरी तरीके से इसका जो आंसर है वो ए है। देखिए प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो सीखता है और स्वतंत्र रूप से किसी चीज को सीखने की योग्यता रखता है, मतलब वो तेजी से किसी चीज को सीख लेता है। ये बिल्कुल प्रतिभाशाली का लक्षण है। अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। बात है अधिगम असक्तता की। सृजनात्मक बालक, देखिए सृजनात्मक जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो किसी चीज के बारे में कुछ हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, कुछ नया निर्माण करने के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। हालांकि हम आपको पढ़ाएंगे कि आगे क्रिएटिव बालक कौन कौन से होते हैं, सृजनात्मक बच्चे क्या क्या होते हैं। और ये आया आपका अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, इसीलिए कहते हैं इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए कि ADHD कितना साफ से लिखा है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होती है, अवधान में कमी, तो आसानी से विचलित होने की आदत, मतलब उसका बच्चे का दिमाग जो है वो क्लासरूम में या किसी कार्य में ना लगता है, दूसरे कार्य में लगा रहना, तो मतलब वो अपनी जो मेन कार्य से है वहां से विचलित हो गया, कहीं और फोकस कर रहा है, तो वो वहां पे लगा रहता है। इसी को बोलते हैं आसानी से विचलित होने की आदत। तो यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं टारगेट शिक्षक के शेड्यूल की, कि आपको किस शेड्यूल से आपको क्लासेस प्रोवाइड होती है। तो जो आपका शेड्यूल है, देखिए जो आपको CDP है वो डेली शाम को 5 बजे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रोवाइड होती है, और जो EVS है इसी के अल्टरनेट डेज पे शाम को 5 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को प्रोवाइड होती है। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया को हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। यह है टारगेट शिक्षक का टेलीग्राम पेज, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके इस पेज में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको समय समय पर विभिन्न क्विजेज और PDF प्रोवाइड होती रहती है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक